विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का ऐतिहासिक विश्लेषण से रूबरू होने की इस प्रक्रिया में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा उत्तरी भारत के एक ऐसे संघर्ष के बारे में जो उत्तरी भारत की दो शक्तिशाली ताकतों अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे विद्यार्थियों बात की थी आंग्ल मराठा संघर्ष के 3 चरणों के बारे में, अर्थात 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में, और ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से वेलेस्ली और हेस्टिंग्स ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के द्वारा मराठा साम्राज्य का अंत किया। विद्यार्थियों, मैं इसी दौर से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण मराठा नायकों के बारे में बात करूँगा। इनमें से एक ऐसा था जो अपनी सैनिक ताकत में जिसका कोई मुकाबला नहीं था, और दूसरा मराठा नायक इस प्रकार का था जिसका कूटनीतिज्ञता में कोई मुकाबला नहीं था। एक को मराठा साम्राज्य की यदि तलवार कहा जाए तो दूसरे को मराठा साम्राज्य का दिमाग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ मराठा साम्राज्य की शक्तिशाली तलवार महाजी सिंधिया के बारे में, और मराठा दरबार के मस्तिष्क, मराठा दरबार की कूटनीतिज्ञता के सर्वोच्च प्रतीक नाना फडणवीस के बारे में। विद्यार्थियों, महाजी सिंधिया, जिसके बारे में महान इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने बहुत ही सही लिखा था, और उन्होंने महाजी सिंधिया का मूल्यांकन करते हुए लिखा था कि महाजी सिंधिया अपने दौर में उत्तरी भारत में एक दैत्य तुल्य ताकत का स्वामी था। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाजी सिंधिया का उस दौर में सैनिक दृष्टि से कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि यह महाजी सिंधिया था जिसने कि आंग्ल मराठा संघर्ष में अंग्रेजों को काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती दी और मराठा साम्राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान की। विद्यार्थियों, ये कोई और नहीं बल्कि महाजी सिंधिया था जिसने कि पेशवा के लिए वकील मुतलक की उपाधि मुगल सम्राट से हासिल की और स्वयं अपने लिए नायब वकील मुतलक की उपाधि धारण की। यह महाजी सिंधिया ही था जिसने उत्तरी भारत की राजनीति में और राजपूत सत्ता के ऊपर मराठों के प्रभाव को कायम करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। यह महाजी सिंधिया ही था जिसने कि मराठों के प्रभाव को दिल्ली तक कायम किया। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा महाजी सिंधिया के बारे में, जो इतिहास में माधवराव सिंधिया के नाम से भी जाना जाता है, और यह उन सौभाग्यशाली लोगों में से था। महाजी सिंधिया उन सौभाग्यशाली लोगों में से रहे जो कि 1761 की पानीपत की तीसरी जंग के बाद सकुशल निकलने में कामयाब हुए। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपसे पानीपत की जंग के बारे में विश्लेषण किया था, और मैंने आपको ये बताया था कि पानीपत की तीसरी जंग मराठा साम्राज्य के लिए एक आघात और एक बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुई। ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध में लगभग 75,000 के आसपास मराठा सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए, और कई बड़े बड़े सेनानायक और मराठा सरदार भी वीरगति को प्राप्त हुए। और ये मराठा साम्राज्य के लिए इतनी बड़ी क्षति थी कि तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव इस आघात को झेल नहीं पाए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो विद्यार्थियों, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद बिखरते हुए मराठा साम्राज्य को संभालना और दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत में मराठा प्रभाव को पुनः कायम करने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई तो महाजी सिंधिया ने निभाई। और यह महाजी सिंधिया का एक प्रकार से दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि उसको नाना फडणवीस से जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी वो नाना फडणवीस ने उसको प्रदान नहीं की। यदि नाना फडणवीस ने महाजी सिंधिया को मराठा प्रशासन से, मराठा साम्राज्य से मांगी गई सहायता प्रदान की होती तो मराठा साम्राज्य का परचम काफ़ी और हद तक बुलंद होता। लेकिन समस्या ये थी कि नाना फडणवीस एक कूटनीतिज्ञ था, नाना फडणवीस एक सेनानायक नहीं था, और वह कूटनीतिज्ञ होने के कारण महाजी सिंधिया की आक्रामक गतिविधियों को और महाजी सिंधिया की विस्तारवादी नीतियों को, जो महाजी सिंधिया ने उत्तरी भारत में मराठा साम्राज्य के प्रभाव को कायम करने के लिए की, वह उन चीज़ों को संदेह की दृष्टि से देखता था। और यही कारण है कि महाजी सिंधिया को नाना फडणवीस ने पूरी तरीके से पर्याप्त मदद प्रदान नहीं की। यदि नाना फडणवीस के द्वारा सहायता दी जाती तो महाजी सिंधिया और भी न जाने कितनी उपलब्धियों को हासिल करता। तो आइए विद्यार्थियों, महाजी सिंधिया के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराता हूँ, और मैं अपनी इस कक्षा को आपसे 2 भागों में बांटकर बात करूँगा। ये जो बात आपको मैं बता रहा हूँ यह पार्ट 1 के अंतर्गत है, और इसके बाद मैं आपसे पार्ट 2 में बात करूँगा। तो विद्यार्थियों, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद सकुशल निकलने वाले लोगों में से महाजी सिंधिया थे। यद्यपि लड़ाई से बाहर निकलने के बाद एक अग्रगामी
अफ़गान सैनिक दस्ते ने उनके ऊपर हमला किया और ये महाजी की खुशकिस्मती थी कि वो उस युद्ध में बच गए, लेकिन उनका एक पाँव हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया। लेकिन खुशकिस्मती महाजी की रही, बाकी सिंधिया घराने के लोगों की नहीं रही और महाजी सिंधिया के कुनबे के अधिकांश लोग इस युद्ध में मारे गए। महाजी सिंधिया का संबंध जिस सिंधिया खानदान से था, उस खानदान का सबसे महत्वपूर्ण प्रथम पुरुष के रूप में अगर हम बात करते हैं तो राणोजी सिंधिया का नाम आता है। राणोजी सिंधिया पेशवा के काफ़ी खास थे और पेशवा बालाजी ने राणोजी सिंधिया को एक जागीर भी प्रदान की थी। राणोजी सिंधिया के 5 पुत्र थे, जिनमें दत्ताजी और जयप्पा सिंधिया वो उनके वैधानिक पुत्रों में से थे और इसके अलावा हमें 3 पुत्रों के बारे में और जानकारी मिलती है और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वैधानिक नहीं थे, जिनमें महाजी सिंधिया, जानकोजी सिंधिया और एक और अन्य भाई का भी हमें उल्लेख मिलता है जो ज्योतिबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो महाजी सिंधिया, जानकोजी सिंधिया और इसके अलावा हमें तुगोजी सिंधिया का भी उल्लेख मिलता है। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा राणोजी सिंधिया का कुनबा था। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में महाजी के अलावा बाकी सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और दत्ताजी सिंधिया ऑलरेडी अहमद शाह अब्दाली से पहले के संघर्ष में, जिसको हम बराड़ी घाट की लड़ाई कहते हैं, उस लड़ाई के अंदर दत्ताजी सिंधिया की भी अब्दाली से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से मराठा साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण स्तंभ महाजी सिंधिया, वो पानीपत के युद्ध से सकुशल निकलने में कामयाब हुए और कामयाब होने के बाद उनके सामने ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों के सामने 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। एक तो नंबर 1 सबसे पहला बड़ा कार्य यह था कि दक्षिणी भारत में टीपू सुल्तान के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित करना और टीपू की ताकत को कंट्रोल में करना। 1761 की पानीपत की जंग के बाद हम ये देखते हैं कि दक्षिणी भारत में वाडियारों की सत्ता कमज़ोर होने के बाद हैदर अली ने एक शक्तिशाली मैसूर राज्य का निर्माण किया और हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान की महत्वाकांक्षाएं मराठों के लिए एक प्रकार से चुनौती थी। तो ऐसी स्थिति में मराठों के लिए सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि दक्षिणी भारत की इस नवोदित और उभरती हुई ताकत को, जिसका नेतृत्व हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान कर रहे थे, उनकी ताकत को नियंत्रित करना और उनको अपने प्रभाव में लेना, यह मराठों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और दूसरा काम यह था कि मराठों का कि उत्तरी भारत में और विशेषकर दिल्ली में मराठों के प्रभाव को पुनः कायम किया जाए और मुगल सम्राट के ऊपर पुनः अपना प्रभाव कायम किया जाए। विद्यार्थियों, आप याद कीजिए 1764 के बक्सर के युद्ध के बारे में और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद हम एक संधि देखते हैं जो कि अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ की थी और इस संधि के मुताबिक कड़ा और इलाहाबाद के इलाके मुगल सम्राट को दे दिए गए रहने के लिए और मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किए, कर वसूली के सारे रेवेन्यू राइट्स उनको दिए। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी प्रभाव से मुगल सम्राट को निकालकर दिल्ली में उसको जमाना और दिल्ली में पुनः मराठों का प्रभाव कायम करना, यह मराठों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। और विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से महाजी सिंधिया ने और नाना फडणवीस ने मराठों के इस कार्य को बखूबी संचालित किया और एक प्रकार से पुनः दिल्ली के अंदर मराठा प्रभाव कायम हुआ। तो विद्यार्थियों, इसी प्रक्रिया के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले महाजी सिंधिया की एक कक्षा है और इसके बाद में मैं आपको नाना फडणवीस के बारे में बताऊंगा। तो सत्ता संभालने के बाद महाजी सिंधिया ने सारी व्यवस्थाओं के पुनर्गठन का निश्चय किया और पेशवा नारायण राव की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में जो अव्यवस्था फैली, नारायण राव के प्रकरण के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि किस प्रकार से रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी थी अपने, और उसके बाद किस प्रकार से एक प्रकार से मराठा साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई। तो इन सभी स्थितियों का मुकाबला करने के लिए 12 भाई परिषद का निर्माण किया गया और 12 भाई परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में हमें महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस का उल्लेख देखने को मिलता है। तो मराठा साम्राज्य की अव्यवस्था को दूर करने में महाजी सिंधिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके बाद महाजी सिंधिया ने अपनी स्थिति मजबूत करके दिल्ली की तरफ ध्यान देने का निश्चय किया। एक शक्तिशाली सेना लेकर अभियान किया गया ग्वालियर की तरफ। 1783 में महाजी सिंधिया ने ग्वालियर जीता और 1784 में महाजी सिंधिया ने गोहद के राणा को हराया। इसके बाद महाजी अपने फौजों को लेकर आगरा गया और आगरा से वो दिल्ली गया और दिल्ली में सम्राट
शाह आलम को उसने अपना संरक्षण प्रदान किया और मराठा साम्राज्य की तरफ से मुगल साम्राज्य को रक्षा और संरक्षण का पूरा भरोसा दिलाया गया। इस अवसर पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने महाजी सिंधिया को वकील ए मुतलक की उपाधि प्रदान की, लेकिन चूंकि महाजी सिंधिया खुद स्वतंत्र मुख्तियार नहीं था और वह पेशवा की तरफ से सारे अभियान को अंजाम दे रहा था, तो इसलिए महाजी सिंधिया ने अपने लिए वकील मुतलक की उपाधि लेना उचित नहीं समझा, बल्कि उसने वकील मुतलक की उपाधि पेशवा को दिलाई और खुद अपने लिए नायब ए वकील मुतलक यानी वकील मुतलक जो कि पेशवा था उसके नायब के रूप में कार्य करने की उपाधि उसने ली। तो वकील ए नायब मुतलक की उपाधि मिलना महाजी सिंधिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहकर महाजी सिंधिया ने मुगल विरोधी सरदारों का दमन किया, मराठा विरोधी सरदारों का दमन किया और दिल्ली में मराठों के प्रभाव को पुनः उसने कायम किया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के अभियानों के दौरान महाजी सिंधिया का काफ़ी पैसा खर्च हुआ। चूँकि महाजी सिंधिया मराठा साम्राज्य की तलवार तो था ही, साथ ही साथ अब वो मुगल साम्राज्य की रक्षक तलवार भी बन गया। तो इन अभियानों में महाजी सिंधिया का काफ़ी पैसा खर्च हुआ और महाजी सिंधिया ने नाना फडणवीस से मदद मांगी, लेकिन नाना फडणवीस से उसे मदद नहीं मिली। एक्चुअली बात ये थी कि महाजी सिंधिया के बढ़ते हुए प्रभाव को नाना फडणवीस काफ़ी संदेह की दृष्टि से देख रहा था और इसलिए उसने महाजी को मदद देना उचित नहीं समझा। तो विद्यार्थियों, यह भी मैंने आपसे बात की पार्ट फर्स्ट के बारे में। अगली कक्षा में मैं महाजी सिंधिया पार्ट सेकंड के बारे में बात करूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय भारत, जय हिंद।